नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्टिकल्चर के, जो कि निमराज सुंडा जी की बुक में लिखा गया है। बुक का नाम है ए कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रूट प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना। आगे चल के जितने भी इम्पॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप्स हैं या वेजिटेबल क्रॉप्स हैं, इनके बारे में मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाता रहूँगा। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि आपको रोज़ एक लेक्चर मिलता रहे। कई बार मैं क्या होता है कि मैं कह के पूरा नहीं कर पाता हूं। उसका सबसे मेन वजह ये होती है कि मैं ये जो पढ़ाता हूं ये मेरा एक साइड वर्क है, पैशन है, ऐसा समझ सकते हो। और इसके साथ साथ मुझे अपनी जॉब भी करनी होती है, इसके साथ साथ मुझे और भी कुछ ज़रूरी काम होते हैं, उसको करना होता है। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि मैं डिसकंटिन्यू कर देता हूँ। लेकिन इस बार मैं यही प्रयास करूंगा कि अब से जो कंटिन्यूएशन हो रहा है ये हमेशा ही बना रहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैंगो के बारे में। सबसे पहली क्रॉप है मैंगो को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम इसका केवल पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं और कल वाले लेक्चर में, यानी कि जो अगला लेक्चर आएगा, इसका 94 वाला लेक्चर आएगा, उसमें हम मैंगो का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैंगो का फर्स्ट पार्ट। देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हमको। सबसे पहले हम देख लेते हैं मैंगो का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या होता है। मैंगो का जो बोटेनिकल नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका क्या होता है, मैंगो का ये बोटेनिकल नेम है। आप इसको चाहे बोटेनिकल नेम बोलें और चाहे आप इसको साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं। इसकी अगर हम फैमिली की बात करें कि मैंगो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैंगो एनाकार्डियेसी फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है। मैंगो को नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल होता है ये। और इसके साथ साथ इसको फलों का राजा भी कहा जाता है। मैंगो को जो है वो फलों का राजा भी कहते हैं। अगर हम इसके फ्रूट टाइप की बात करें तो मैंगो का जो फ्रूट टाइप होता है वो ड्रूप या स्टोन होता है। ड्रूप या स्टोन क्या होता है, देखो, जब मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने ढेर सारे क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाए थे। अगर आपने वो सब लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो इंस्टेंट हार्टिकल्चर पार्ट 2 नाम की एक प्लेलिस्ट है चैनल पर देखेंगे तो उसको आप ज़रूर फॉलो करिए। उसमें जितना भी फ्रूट क्रॉप्स है, लगभग 50-54 फ्रूट क्रॉप्स हैं जिनको मैंने खूब डिटेल में पढ़ाया है। इसके साथ साथ मैंने क्लासिफिकेशन भी बताया है। उसी क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन ये भी था, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रूट टाइप। पौधों में पाए जाने वाले जो फल होते हैं उनके फलों के प्रकार के हिसाब से किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है फलों को, इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। उसमें ड्रूप, स्टोन, पेपो, कैप्सूल, एम्फिसराका, बेलोस्टा, ये जितने प्रकार के फ्रूट टाइप होते हैं इनको मैंने खूब डिटेल में डिस्कशन कर रखा है वहाँ पर। यहाँ पर फिलहाल हम समझते हैं कि मैंगो का जो फ्रूट टाइप होता है वो ड्रूप या स्टोन क्यों होता है। ड्रूप या स्टोन में सबसे मेन चीज़ जो होता है, इपीकार्प होता है, पेरिकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है और एक बीच में बढ़िया फ्लैसी थैलेमस होता है, सॉरी, बीच में एक मीजोकार्प होता है, दल होता है जिसको हम लोग खाते हैं। इन सभी चीज़ों के साथ साथ उसमें एक सीड भी होता है जो काफ़ी बड़ा सा होता है। फ्रूट अगर ज़्यादा बड़ा है तो वो जो सीड होगा थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, अगर फ्रूट छोटा है तो मतलब अगर रेशियो में हम बात करें फ्रूट और सीड का तो ज़्यादा बड़ा उसमें सीड पाया जाता है, जैसे मैंगो। ठीक, तो मैंगो क्या होता है, एक ड्रूप होता है। मैंगो का फ्रूट टाइप जो है वो क्या है, ड्रूप है या फिर स्टोन है। अगर हम इसके ओरिजिन प्लेस की बात करें तो मैंगो का जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडो बर्मा रीजन है। इंडो और इंडिया और म्यांमार, इंडिया और म्यांमार के आसपास का जो रीजन है, इसी रीजन में जो मैंगो है इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। हमारे अगर हम अपने प्राचीन ग्रंथों में देखेंगे तो आम के पत्ते का, आम की लकड़ी का, इन सभी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग किया जाता था। जैसे आम के पत्ते हवन पूजा में काम आते हैं। कई बार जब हम पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं तो उसमें क्या होता है, आम की जो पत्तियाँ होती हैं इससे डेकोरेशन का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो आम की लकड़ियाँ होती हैं इससे चिता जलाने का काम करते हैं, शव को जलाने का काम किया जाता है। और हवन में या यज्ञ इत्यादि चीज़ों में जो आम की लकड़ियाँ होती हैं इसका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए मैंगो का जो आम है, आम जो है, आम हमारे सभ्यता और संस्कृति में भारत में बहुत पुराने समय से उपयोग में लाया जा रहा है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडो या फिर बर्मा रीजन माना जाता है। ठीक, बर्मा मतलब म्यांमार। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज नोन एज मीजोकार्प।
मैंगो का जो हम मध्य फल भित्ति खाते हैं, मेजोकार्प को हिंदी में बोलते हैं मध्य फल भित्ति। मैंगो के अंदर जो दल होता है जिसको हम निकालते हैं, पल्प जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसी को हम निकाल के खाते हैं। ये कौन सा पार्ट होता है? ये मैंगो का मेजोकार्प वाला पार्ट होता है। हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड मेडिएटेड बाई, जो मैंगो होता है ये हाईली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, यानी कि इसमें पर परागण बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे समझ सकते हैं कि पर परागण ही ज़्यादातर इसमें होता है। और ये पर परागण होता किससे है? ये हाउस फ्लाई के द्वारा होता है, और इसके साथ साथ जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं इनके द्वारा भी होता है। लेकिन ज़्यादातर किसके द्वारा होता है? हाउस फ्लाई के द्वारा। हाउस फ्लाई मतलब जो घर में पाई जाने वाली मक्खियाँ होती हैं जिनकी वजह से हैजा बीमारी फैलती है, यही मक्खियाँ मैंगो में पॉलिनेशन का काम करती हैं। ठीक, ये पॉलिनेटर का काम करती हैं, पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती हैं। इंडियाज़ रैंक इन मैंगो प्रोडक्शन, इंडिया की जो रैंक है मैंगो प्रोडक्शन में, देखो बात समझना, मैंगो को प्रोडक्शन में इंडिया पहले नंबर पर है, मैंगो की एरिया में भी इंडिया पहले नंबर पर है। दो चीज़ों में मैंगो इंडिया में पहले नंबर पर है। कौन कौन सा? ये कभी भी बदलेगा नहीं। कौन कौन? एक तो मैंगो का प्रोडक्शन इंडिया में पहले नंबर पर है, यानी कि ज़्यादा उत्पादन करते हैं, ज़्यादा किलोग्राम में हम उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ भारत में बहुत बड़े क्षेत्रफल में उगाया भी जाता है। एरिया की बेसिस पे बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत नंबर 1 पर आता है, यानी कि जितने क्षेत्रफल में भारत में मैंगो की खेती होती है उतने क्षेत्रफल में पूरे विश्व में कहीं पर खेती नहीं होती है आम की। ठीक, इसके बाद अगर हम अगले स्लाइड में बात करें, स्टेट फर्स्ट इन मैंगो प्रोडक्शन, मैंगो के प्रोडक्शन में पहला स्टेट कौन सा है? नंबर 1 जो स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मैंगो के प्रोडक्शन में पहला स्थान रखता है। और इसके साथ साथ अगर हम एरिया की बात करें कि मैंगो किस एरिया में, कौन से स्टेट में मैंगो का सबसे ज़्यादा एरिया पाया जाता है, तो वो कौन सा है? वो भी उत्तर प्रदेश है। एक तो उत्तर प्रदेश बड़ा भी है, तो प्रोडक्शन में भी ज़्यादा है और एरिया में भी ज़्यादा है। मैंगो के उत्पादन में दोनों तरीके से आपका जो मैंगो उत्तर प्रदेश है ये सबसे आगे है। मैंगो इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए इसके अंदर 4800 IU पाया जाता है। इसको भी मैंने पढ़ाया था, काफ़ी अच्छी मात्रा में ये पाया जाता है मैंगो में। एक फलों में ज़्यादातर मैंगो और पपाया, इन दोनों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके साथ साथ विटामिन ए जो होता है वो बथुआ में भी पाया जाता है, मैंगो से लगभग 4 गुना ज़्यादा पाया जाता है। तो अगर आपको विटामिन ए की कमी महसूस हो रही है, आँख से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो आपको बथुआ, पपाया और इसके साथ साथ मैंगो जो है इसको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। रुमानी यूज़ फॉर डॉर्फिंग इफेक्ट इन दशहरी, बात समझना। रुमानी क्या होता है? एक रूट स्टॉक होता है, इस तरीके का पौधा देखने में लगता है रुमानी का। रुमानी का जो आम होता है वो इस तरीके का लगता है। अब रुमानी जो होता है इसको अगर हम रूट स्टॉक के तरीके से यूज करेंगे, जब हम पौधे में ग्राफ्टिंग या बडिंग कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक रूट स्टॉक और एक साइन, पौधे के 2 पार्ट्स का यूज करते हैं, 2 अलग अलग पौधे के पार्ट्स, एक का रूट स्टॉक होता है और दूसरे का साइन होता है। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें पहले पता होंगी। तो रुमानी जो होता है अगर हम इसको रूट स्टॉक के तरीके से यूज करेंगे तो हमारा जो दशहरी है ये काफ़ी छोटा रह जाएगा, मतलब बौना हो जाएगा। तो अगर हमको दशहरी का पौधा छोटा रखना है, डॉर्फिंग इफेक्ट लाना है उसमें, तो हम क्या करेंगे? रुमानी रूट स्टॉक का यूज करेंगे। रुमानी जो कि मैंगो की एक वैरायटी है, इसका रूट स्टॉक लगाएंगे और दशहरी का जो है वो साइन लगाएंगे, तो जिससे हमारा जो पौधा डेवलप होगा वो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं होगा, एक बौना पौधा होगा जिसमें हम हार्वेस्टिंग, कल्टीवेशन और बाकी और जो इंटर कल्टीवेशन वाली चीज़ें होती हैं वो आराम से हम कर सकते हैं। आम की तुड़ाई भी आराम से हो जाती है क्योंकि पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो तोड़ना भी आसान रहता है इसमें से फल को। मेजर पेस्ट ऑफ मैंगो, मैंगो के अगर हम मेजर पेस्ट की बात करें तो जो मैंगो हॉपर होता है जिसको हम बोलते हैं एमरिटोइडस एटकिंसोनी, एमरिटोइडस एटकिंसोनी जो होता है इसको बोलते हैं मैंगो हॉपर। इस तरीके का देखने में लगता है, इस तरीके से झुंड में रहते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो इस तरीके का देखने में लगता है मैंगो हॉपर। ये जो होता है ये मैंगो का सबसे बड़ा पेस्ट है, यानी कि मैंगो में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है मैंगो हॉपर की वजह से। यही एक ऐसा इंसेक्ट है जो मैंगो में सबसे ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। इसके साथ साथ अगर हम मेजर डिजीज़ की बात करें कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है मैंगो में जो सबसे ज़्यादा मैंगो के प्लांट को अफेक्ट करती है,
तो उस डिजीज़ का नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू का सिम्टम जो होता है वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे पत्तियों के ऊपर किसी ने पाउडर को छिड़क दिया है, ठीक, ऊपर की पत्तियों पर और नीचे वाली पत्तियों पर, यानी पत्ती के ऊपरी साइड पर ज़्यादा देखने को मिलता है, निचले साइड पर थोड़ा कम देखने को मिलता है। यही होता है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चूर्डिल आसिता। चूर्डिल आसिता ये बोलते हैं किसको? पाउडरी मिल्ड्यू को। अब देखो बात समझना, पाउडरी मिल्ड्यू होता कब है? जब टेम्परेचर कम हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, और ह्यूमिडिटी के बीच में अगर बरसात हो रही है ठंडी के मौसम में, ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। टेम्परेचर कम हो और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो पाउडरी मिल्ड्यू एक जनरल कंडीशन होती है कि अगर टेम्परेचर कम है एनवायरनमेंट में और ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हमारा जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये पौधों में देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप जो इसका इन्फ्लोरोसेंस देख रहे हैं, यानी कि जो इसमें मंजरी लगती है, आम का जो बौर होता है उसमें इस तरीके का लगता है जैसे किसी ने इसमें सफ़ेद सा पाउडर छिड़क रखा हो, जो आम का बौर है। इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है मैंगो के पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ में। इसके बाद अगर हम बात करें, मैंगो मालफॉर्मेशन इज़ ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड फंजाई। मैंगो के अंदर एक मालफॉर्मेशन होता है, मैंगो मालफॉर्मेशन, ये बहुत ही ख़राब टाइप का एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, डिजीज़ भी है, और इंसेक्ट पेस्ट से होने वाली एक तरीके की बीमारी भी है। इसको तीनों का कम्बिनेशन माना जाता है। तो मैंगो मालफॉर्मेशन जो होता है, इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो दो तरीके का मैंगो मालफॉर्मेशन होता है, और इसको मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाया है कि मैंगो मालफॉर्मेशन दो तरीके का कैसा होता है। एक तो रिप्रोडक्टिव होता है और एक होता है वेजिटेटिव, ठीक। अब बात समझना, जो वेजिटेटिव मैंगो मालफॉर्मेशन होता है, इसमें मैंगो का जो सबसे ऊपरी बड होता है, जहाँ से नई नई पत्तियाँ निकल रही होती हैं, उस पार्ट पे जब ये अफेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी सी निकलती हैं, एक गुच्छेदार सी हो जाती हैं, ऐसे गांठ सी बन जाती है, और पत्तियाँ ज़्यादा बढ़ती नहीं हैं। तो वो मैंगो मालफॉर्मेशन का सिम्टम होता है। इसी तरीके से जब बौर में लगता है मैंगो मालफॉर्मेशन, तो आम का जो बौर होता है ये भी नहीं बढ़ता है और चिपचिपा सा हो जाता है बौर। अगर उसमें हम हाथ लगाएंगे तो हमारे हाथ में ऐसे चिपचिपा सा कोई एक द्रव्य टाइप का लग जाएगा। उसमें आम की ग्रोथ नहीं होती, कायदे से पॉलिनेशन नहीं होता, उसमें माइट भी पाए जाते हैं, यानी कि एक ऐसे भुनगा, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भुनगा, देसी भाषा में कहते हैं, वो भी पाया जाता है। वो ज़्यादा बड़ा सा नहीं होता है, वो जो बंच होता है, बौर होता है आम का, वो बहुत छोटा सा ऐसे गांठ जैसा हो जाता है। यही होता है मैंगो मालफॉर्मेशन का जो सिम्टम होता है। ये होता कब है? जब टेम्परेचर कम होता है, और जब टेम्परेचर कम होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो फंगस का अटैक ज़्यादा होता है। तो लो टेम्परेचर, फंगस का अटैक, और ये फंगस लाता कौन है? वही जो मैं बात बता रहा हूँ, माइट जो आती है, वही ये लेके आती है। फिर ये मैंगो पर फैल जाता है, जिससे वो पूरा का पूरा बंच ही खराब हो जाता है। इसके बाद है स्पंजी टिश्यू इज ड्यू टू कन्वेक्शन हीट। स्पंजी टिश्यू क्या होता है? स्पंजी टिश्यू का अगर हम सिम्टम की बात करें तो स्पंजी टिश्यू का जो सिम्टम होता है वो इस तरीके से देखने में लगता है। इसमें ऐसे लगता है कि इतना जो पार्ट है ये लगता है जैसे स्पंज जो सोखता होता है, जो गद्दी में लगता है, जो सीट कवर होता है उसमें लगता है स्पंज, या फिर जो हमारा बेड होता है उस पर स्पंज लगता है, उसी तरीके का सिम्टम इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये अंदर सूख जाता है, यहाँ तो बढ़िया ठीक है, लेकिन ये इतना वाला पार्ट ये सूख जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पंजी टिश्यू बोलते हैं। ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जो कि मैंगो को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद ये होता क्यों है? ये कन्वेक्शन हीट की वजह से होता है। अब कन्वेक्शन हीट क्या होती है? देखो, पौधे के अंदर हीट दो तरीके से जा सकती है। एक तो हमारा जो आम लटक रहा है, अगर आम पेड़ पे लटकते हुए इसको धूप लग गई, ठीक, तो डायरेक्ट इसके अंदर हीट पहुंच जाएगी, ठीक, ध्यान से समझना। एक तो क्या है कि आम को ऊपर से धूप लग रही है बहुत तेज़ी से, तो आम को ऊपर से सूख जाता है, तो एक तरीके का ये हीट होता है। और दूसरा हीट ये होता है कि पौधे के अंदर जो पानी है, जो इसके जाइलम में जो वाटर फ्लो हो रहा है, अगर यही वाटर गर्म हो जाए तो क्या होगा? जैसे हम दो तरीके से जल सकते हैं, इमेजिन करना, दो चीज़ें हो सकती हैं जलने में। एक तो क्या होता है कि हम गर्म पानी में हाथ रख दें, हाथ डाल दें,
या हमारे हाथ के ऊपर गर्म पानी पड़ जाए तो हम जल जाएंगे, ठीक। और एक तो ये दूसरा हो सकता है कि कोई गर्म पानी हमको सलाइन लगा के चढ़ा दे, ग्लूकोज जैसा लगाते हैं हमारे नसों में लगा के कोई गर्म पानी चढ़ा दे तो हम अंदर से जल जाएंगे। तो जो ये सलाइन लगा के अंदर से चढ़ा देने वाला काम हो रहा है, इसी को बोलते हैं, इसी टाइप को बोलते हैं कन्वेक्शन हीट्स। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स में हीट आ जाती है और ये हीट एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र होता रहता है। इस तरीके से जो अपना मैंगो है ये ख़राब हो जाता है। कैसे? ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया, पानी आ गया या कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया जो हीट से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, जो गर्मी से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो यहाँ आएगा तो वो अपना हीट अपने आसपास के मॉलिक्यूल्स को दे देगा। तो यहाँ का जो पानी होगा वो निकल के उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा, जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा। तो यहाँ का जो आम है वो सूख जाएगा और सूख जाने की वजह से इसमें क्रैकिंग आ जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्पंजी टिश्यू। आई होप कि आपको स्पंजी टिश्यू जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद है इंटरनल फ्रूट नेक्रोसिस इज़ ड्यू टू बोरान डेफिशिएंसी। बोरान की डेफिशिएंसी की वजह से मैंगो में इस तरीके का सिम्टम देखने को मिलता है। अंदर से ऐसा लगता है कि जैसे मैंगो ये सड़ गया है। देखो इधर देखो, ये पीला पीला कायदे से दिख रहा है और इधर हल्का सा ब्लैकिश कलर का हुआ जा रहा है, ब्राउनिश कलर का हुआ जा रहा है। लग रहा है कि जैसे मैंगो सड़ रहा है अंदर ही अंदर। ये क्यों होता है? ये बोरान की डिफिशियंसी से होता है। और बोरान की डिफिशियंसी से एक चीज़ और देखने को मिलती है, वो है फ्रूट क्रैकिंग। पौधा जो फ्रूट होता है, फल होता है, इसकी जो आउटर स्किन होती है वो चिटक जाती है, फट जाती है। डी ब्लॉसमिंग इज़ डन फॉर कंट्रोल ऑफ माल फॉर्मेशन। अगर मैंगो में माल फॉर्मेशन वाले सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं तो मैंगो माल फॉर्मेशन को रोकने की अभी तक कोई विधि बनी नहीं है। आप माइट को कंट्रोल कर सकते हैं, फंगस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी पार्ट्स में मैंगो माल फॉर्मेशन हो गया है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, वो डैमेज ही होगा। इसी वजह से क्या किया जाता है कि अर्ली स्टेज में जैसे ही हमको पता चलता है कि ये जो पार्ट है मैंगो का, ये मैंगो माल फॉर्मेशन से अफेक्टेड है, उसको तुरंत ही काट देते हैं। डी ब्लॉसमिंग इसको बोलते हैं। जो आम का बौर होता है या आम की जो नई पत्तियां निकल रही होती हैं, अगर उसमें हमको देखने को मिला कि यहाँ पर मैंगो माल फॉर्मेशन का सिम्टम दिख रहा है तो हम उसको तुरंत ही काट के अलग कर देंगे और उसको बाद में डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी तरीके से हम मैंगो माल फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लस्टरिंग और झुमका इन मैंगो इज़ ड्यू टू लो टेम्परेचर, इम्प्रॉपर पॉलिनेशन एंड पुअर फर्टिलाइजेशन। बात समझना, क्लस्टरिंग या झुमका इन मैंगो, बात समझना ध्यान से। जैसे मैंने अंगूर में एक बीमारी पढ़ाई थी, चिकन नेक डिजीज़। उसमें क्या होता है कि अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें एक आध अंगूर ऐसे होते हैं जो बढ़ते नहीं हैं। उसमें ज़्यादातर अंगूर के गुच्छे, जो अंगूर का जो गुच्छा होता है उसमें सभी अंगूर तो बड़े रहेंगे, लेकिन कहीं पर बीच में ऐसे 10-20 ऐसे बचे रहेंगे जो बढ़ते नहीं हैं, वो बिल्कुल छोटे से ही रह जाते हैं। चिकन नेक डिजीज़ शायद बोलते हैं, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद में उसको चिकन नेक डिजीज़ ही कहते हैं। मैंने अंगूर जब पढ़ाया था बहुत डिटेल में बताया है इंस्टेंट हार्टिकल्चर में। अब बात समझना, इसी तरीके का सिम्टम देखने को अगर मैंगो में मिलता है तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टरिंग या झुमका इन मैंगो। क्लस्टरिंग या झुमका डिजीज़ बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि मैंगो की ये जो बौर है, मैंगो का जो इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें क्या होता है कि कहीं पर तो मैंगो आपका प्रॉपर पॉलिनेशन हो जाएगा और मैंगो जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देगा, लेकिन कहीं कहीं पर नहीं होगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंगो तो कायदे से पॉलिनेशन हो गया है, ये बढ़ रहा है, अब ये अपना ग्रोथ करेगा, लेकिन नीचे ऐसा क्या हो गया कि नीचे ना पॉलिनेशन हुआ, ना यहाँ पर मैंगो लगा, ना ये बढ़ेगा। ऐसा इस वजह से हुआ, लो टेम्परेचर हो गया था, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो जाने की वजह से ऐसा हो सकता है। और पता चला इसमें नीचे पॉलिनेशन ही नहीं हुआ है तो बढ़ेगा क्या, तब भी नहीं बढ़ेगा। एक चीज़ ये हो सकती है। और पुअर फर्टिलाइजेशन, मान लो इसके अंदर पॉलिनेशन तो हो गया, पॉलन तो आ गया इसके फूल पर, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जाइगोट बना ही नहीं, भ्रूण जब बनेगा ही नहीं,
जब भ्रूण नहीं बनेगा तो फल बनेगा ही नहीं, तो कैसे विकास होगा। तो ये 3 चीज़ें देखने को मिलती हैं झुमका या क्लस्टरिंग डिजीज़ की जो मैंगो में होता है। किसकी वजह से? या तो लो टेम्परेचर हो जाए, या तो इम्प्रॉपर पॉलिनेशन हो, सही से पॉलिनेशन ना हो पाए, और तीसरा जो है वो पुअर फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो अच्छे से ना हो। यही सब सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से जो क्लस्टरिंग या झुमका देखने को मिलता है। मैंगो इज ए क्लाइमेट्रिक और ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल फ्रूट। मैंगो जो होता है क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। कहने का मतलब अगर इसको फुल मैच्योरिटी के स्टेज में हार्वेस्ट करेंगे तो ये हार्वेस्टिंग के बाद भी पक जाएगा। मतलब आम जो है वो बढ़िया से बड़े हो, एकदम फुल अपनी ग्रोथ में हो गया है, यानी कि अब इससे ज़्यादा बड़ा आम नहीं होगा। इसको जितना बढ़ना था वो बढ़ गया है, जितनी ग्रोथ लेनी थी उसने अपनी ग्रोथ ले ली है। उस समय अगर हम मैंगो को तोड़ लेंगे तो वो बाद में भी पक जाएगा, 2-4 दिन में, 6 दिन में पक जाएगा, और इसी वजह से इसको बोलते हैं क्लाइमेट्रिक फ्रूट। दूसरा ट्रॉपिकल फ्रूट, यानी कि ये ट्रॉपिकल कंडीशन में अच्छे से ग्रो किया जाता है। ट्रॉपिकल कंडीशन जो साउथ इंडिया वाला पार्ट होता है इसको हम ट्रॉपिकल कंडीशन बोलते हैं, लेकिन इसको यूपी जो कि अधिकतर सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है, यहाँ भी मैंगो की खेती अच्छी मात्रा में करी जाती है। चलिए इसके बाद बात करते हैं, इन मैंगो ओनली 0.1% फ्लावर डेवलप्स फ्रूट टू मैच्योरिटी। मैंगो के अंदर जो इन्फ्लोरोसेंस होता है, एक इन्फ्लोरोसेंस में 1000 से 5000 तक फूल होते हैं, और उनमें से केवल 0.1% ही ऐसे फल बन पाते हैं जिनको हम बाद में मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। कहने का मतलब फिर से समझना, 5000 उसमें फूल लग गए। मान लो मैंगो का एक इन्फ्लोरोसेंस है, मैंगो का एक क्या है, इन्फ्लोरोसेंस है, यानी कि मैंगो का एक बौर है, उस बौर में अमूमन 5000 फ्लावर हैं। ध्यान से समझना, मैंगो में 5000 फ्लावर हैं। अब क्या होगा कि उन 5000 फ्लावर में से ज़्यादातर फ्लावर तो पहले ही गिर जाएंगे, उसके बाद कुछ में पॉलिनेशन होगा, कुछ में पॉलिनेशन ही नहीं होगा। तो जिनमें पॉलिनेशन नहीं हुआ उसको छोड़ दो। अब जिनके अंदर पॉलिनेशन हो गया उसमें से कुछ में फर्टिलाइजेशन होगा, कुछ में फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ उनको छोड़ दो, तो बचा क्या, जिनमें फर्टिलाइजेशन हुआ। उसमें से अब थोड़े बहुत बढ़ेंगे, फिर उसमें जैसे बढ़ते रहेंगे और आंधी आएगी गिर जाएंगे। तो वो मैच्योरिटी तक पहुँचते पहुँचते, अगर 5000 फ्लावर स्टार्टिंग में थे तो मैच्योरिटी तक पहुँचते पहुँचते आपको एक बौर में, आम के एक बंच में केवल और केवल 5 से 7 फ्रूट आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि आम का जो एक बौर होता है उसमें 5 से 7 आम ही मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। इससे पहले ही कुछ टिकोरा में गिर जाते हैं, आंधी आती तब गिर जाते हैं, इमैच्योरिटी में गिर जाते हैं, बौर गिर जाता है। तो उसका जो फ्रूट के डेवलपमेंट का जो पॉसिबिलिटी है वो 0.1% है, यानी कि 1000 फ्लावर में केवल एक ही फल जो है वो मैच्योरिटी तक पहुंचेगा, बाकी सब किसी न किसी तरीके से ख़राब हो ही जाएंगे। इसके बाद है VHT, वेपर हीट ट्रीटमेंट इज रिकमेंडेड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ मैंगो अगेंस्ट फ्रूट फ्लाइज एंड स्टोन वीविल। ध्यान से समझना, वेपर हीट ट्रीटमेंट क्या होता है कि जब मैंगो को हमको ट्रांसप्लांट करना होता है, मैंगो का हमको रूट स्टॉक लगाना होता है, तो आम की जो किसली होती है, यानी कि आम का जो सीड होता है, इसके अंदर कई बार स्टोन वीविल यानी कि जो सीड होता है उसके अंदर घुन लगे होते हैं, या उसके अंदर फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं छोटी छोटी। और जब ये हम इसको सोइंग करते हैं, जब इसको ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो जैसे ही इसमें से अंकुर निकलेगा और थोड़ा सा हमारा बड़ा होगा पौधा आम से, तुरंत ही ये फ्लाई और बीबिल जो होते हैं वो पौधे को डैमेज कर देते हैं। हमारा पौधा शुरुआत में ही सूख जाता है, 4 से 5 महीने के अंदर सूख जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारा मैंगो का सीड है उसको, एक टेक्निक होती है वेपर हीट ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं कि गर्म पानी को गर्म करते हैं, उससे जो भाप निकल रही होती है, उसी भाप से मैंगो का जो सीड होता है उसको ट्रीट कर देते हैं, यानी कि मैंगो के सीड को गर्म पानी के भाप के अंदर कुछ देर तक रखते हैं, जिससे मैंगो के अंदर जो भी फ्लाइज हैं
वो डैमेज हो जाती हैं, मर जाती हैं। फ्लाइज के जो अंडे हैं, एग्स हैं उसके अंदर, सीड के अंदर, वो भी डैमेज हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो घुन है, जिसको सीड में जो घुन लगता है मैंगो के सीड में, ये भी मर जाते हैं। ये सभी चीज़ें मर जाती हैं तो हमारा जो सीड होता है वो डिसइन्फेक्ट हो जाता है, यानी कि सुरक्षित हो जाता है। अब हम उसको अगर ज़मीन में दबाएंगे तो एक अच्छा सा स्वस्थ पौधा देखने को मिलेगा। ठीक, अगला है कन्याकुमारी एंड मदुरई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स ऑफ मैंगो इन ए ईयर। कन्याकुमारी और मदुरई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन सा? एक तो कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है और दूसरा कौन सा है? मदुरई डिस्ट्रिक्ट। ये एक साल में 2 बार मैंगो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जैसे खरीफ और रबी सीजन होता है, इस तरीके से एक साल में 2 बार इसमें मैंगो में फल देखने को मिलते हैं। अल्फांसो इज़ द कॉमर्शियल वेराइटी ऑफ मैंगो इन महाराष्ट्र। अल्फांसो जो वेराइटी है ये काफ़ी अच्छी वेराइटी मानी जाती है और इसको ज़्यादातर एक्सपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और हमारा जो ज़्यादातर हमको जो टूटी फ्रूटी पीने को मिलता है, ये अल्फांसो वैरायटी का जो मैंगो होता है इसी से पीने को मिलता है। अल्फांसो की ज़्यादातर खेती कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में होती है। प्रोपोगेशन ऑफ मैंगो, अल्फांसो जो होता है वो इस तरीके से देखने में आपको लगता है, मैंगो अल्फांसो जो होता है इस तरीके से देखने में रहता है। प्रोपोगेशन ऑफ मैंगो इज़ डन बाय द मेथड ऑफ बीनियर ग्राफ्टिंग। बीनियर ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो मैंगो का रूट स्टॉक होता है उसको बीच में से ऐसे फाड़ देते हैं और इसके बीच में फिर आपको लगा देते हैं, इसको क्या कहते हैं कि आपका जो साइन होता है इसको बीच में ऐसे लगा देते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे मान लो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के ऐसे दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये मैंगो का रूट स्टॉक है, इसको बीच में से ऐसे फाड़ दिया। अब इसके बीच में लाके साइन को लगा देंगे। ये ध्यान से आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से फाड़ के ये लगाया जा रहा है। ये आपका साइन है, नीचे किस तरीके से फाड़ा गया है, नीचे से इस तरीके से इसको पेंसिल जैसा बना लेते हैं और इसको फिर लगा के फिर बाद में इसके ऊपर ऐसे पन्नी बांध देते हैं। फिर बाद में ये एक ग्राफ्टिंग के रूप में डेवलप हो जाता है, जिसका रूट स्टॉक दूसरे वैरायटी का होता है और साइन दूसरे वैरायटी का होता है। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? बीनियर ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक, तो मैंगो में ज़्यादातर बीनियर ग्राफ्टिंग वाला सिस्टम ही अपनाया जाता है। अगला है साई सुगंधा। इट इज़ रेगुलर बियरिंग वेराइटी एंड फ्री फ्रॉम मैंगो मालफॉर्मेशन। बात समझना, मैंगो जो होता है वो अल्टरनेट बियरिंग क्रॉप है, यानी कि एक साल इसके अंदर फल आएगा, दूसरे साल नहीं आएगा, फिर तीसरे साल आएगा, फिर चौथे साल फल नहीं आएगा, फिर 5वें साल फल आएगा। यानी कि एक साल फल आता है, एक साल फल नहीं आता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर बियरिंग। ठीक, तो मैंगो जो होता है वो इर्रेगुलर बियरिंग वाली क्रॉप है, इसमें हर साल फल नहीं आते हैं। लेकिन मैंगो की कुछ वेराइटीज़ हैं और कुछ ऐसी जगह है भारत में जहाँ पर मैंगो में हर साल फल देखने को मिलता है। उसमें से मैंगो की एक वैरायटी है, नाम है साई सुगंधा। साई सुगंधा जो वैरायटी है ये रेगुलर बियरिंग वैरायटी है, मतलब इसमें हर साल फल देखने को मिलता है और इसके अंदर मैंगो माल फॉर्मेशन वाली जो प्रॉब्लम है ये नहीं मिलती, यानी कि मैंगो माल फॉर्मेशन भी देखने को नहीं मिलेगा और हर साल इसमें फल भी आएगा। कौन सी वैरायटी है? साई सुगंधा। मैंगो की कल्टीवेशन के लिए अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी जो सॉयल मानी जाती है वो वेल ड्रेन्ड लोमी सॉयल। जो लोमी सॉयल होती है, न्यूट्रल सॉयल, जिसका पीएच 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है, ये सॉयल बहुत अच्छी मानी जाती है मैंगो की खेती के लिए। लोमी सॉयल जिसके अंदर वाटर लॉगिंग की कंडीशन ना हो, पानी कायदे से बह जाता हो। इसके बाद जो प्लांटिंग का टाइम है, मैंगो को किस सीजन में प्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो मैंगो के ट्रांसप्लांटिंग का जो सबसे अच्छा टाइम माना जाता है वो माना जाता है जून और जुलाई। गर्मी में जैसे ही मानसून स्टार्ट होने वाला होता है, मानसून की स्टार्टिंग में ही हम मैंगो की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। ठीक, अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि मैंगो की जो हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसमें रो टू रो या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखा जाता है, तो अगर देसी वैरायटी है तो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस
10 मीटर गुणे 10 मीटर रखेंगे, यानी कि पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 10 मीटर, दोनों 10-10 की दूरी पर लगाएंगे, यानी कि 1 हेक्टेयर में 100 पौधे लगा पाएंगे। अगर हम ग्राफ्टिंग करेंगे तो ये दूरी थोड़ी सी घट जाएगी, यानी कि 8 गुणे 8 मीटर पर लगाएंगे। वहीं आम की जो एक वैरायटी है आम्रपाली वैरायटी, ये इतनी छोटी होती है कि आप इसको एक बड़े से गमले में भी लगा सकते हैं। अगर आम्रपाली वैरायटी है मैंगो की तो इसमें 1 हेक्टेयर में लगभग 1600 पौधे आप लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी लगभग 2.5 मीटर और लाइन से लाइन की दूरी भी लगभग 2.5 मीटर, यानी कि 2.5:2.5 मीटर की इसकी जो प्लांटिंग होती है करते हैं। किसकी? आम्रपाली की। मैंगो की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयोग की जाती है? वो है आम्रपाली। मैंगो की सबसे ड्वार्फ वैरायटी आम्रपाली। मैंगो की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो गमले में उगाई जा सकती है? आम्रपाली। आम्रपाली का 1 हेक्टेयर में कितना पौधा लग सकता है? 1600। इसकी स्पेसिंग कितनी होती है? 2.5 गुणे 2.5 मीटर की। ठीक, ये सब क्वेश्चन आम्रपाली से देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोपोगेशन। जो सबसे कॉमर्शियल मेथड है वो वीनियर ग्राफ्टिंग होता है, जिसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया। उसके बाद है रिसेंट मेथड इपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग। इपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग में कुछ नहीं होता है, ये वीनियर ग्राफ्टिंग के जैसा ही होता है। बस इसमें क्या होता है कि जैसे ही स्टोन से एक इपिकोटाइल निकलता है, यानी कि जैसे ही आम के सीड से तुरंत ही एक प्रांकुर निकलता है, एक नया एक तना निकलता है, तुरंत ही इसको काटते हैं और यहीं पर एक नया पौधे की ग्राफ्टिंग कर देते हैं। इसी को बोलते हैं एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है कि हमको रूट स्टॉक तैयार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। आम के सीड से ही तुरंत तैयार हो जाता है 3 से 4 महीने के अंदर, और इसको तुरंत लगा दो तो हमको 1-2 साल तक रूट स्टॉक जो तैयार करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा। दूसरा मेथड है इनार्चिंग या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। ये भी हम कर सकते हैं। एक वर्ष पुराना अगर पौधा है तो उसमें हम इनार्चिंग या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। इनार्चिंग क्या होता है, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग क्या होता है, बडिंग क्या होता है, ये सब मैंने इंस्टेंट हार्टिकल्चर जो पढ़ाया है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है। मैं यहाँ पर आपको ऐसे समझो कि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं बहुत चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ, तो आप ऐसा ज़रूर करिए कि इंस्टेंट हार्टिकल्चर वाली जो सीरीज है आप उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए, जिससे आपको जो भी कन्फ्यूज़न है, जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही होंगी वो अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर इनार्चिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग और ये सब ग्राफ्टिंग के मेथड को डिटेल में पढ़ाने लगूंगा तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसी वजह से मैंने इसको अलग से पढ़ा दिया है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग का जो मेथड होता है वो स्टैंडर्डाइज है किसके द्वारा? RS आमीन के द्वारा। और इसके साथ साथ RS आमीन कहाँ पर काम करते थे? वो गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में काम करते थे, वहाँ पर प्रोफेसर थे। कौन थे? RS आमीन। इन्होंने ही ग्राफ्टिंग जो होता है इस मेथड को ईजाद किया था मैंगो के लिए। इसके बाद अब वेराइटीज़ की बात करते हैं। मैंगो की कौन कौन सी वेराइटीज़ हैं और इनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनको क्यों ग्रो किया जाता है, कौन कौन सी मेन वेराइटीज़ हैं, उनके कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले अल्फांसो की बात करते हैं। सबसे अच्छी वैरायटी है एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इसके अंदर स्पॉन्जी जो टिश्यू वाली बीमारी है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं हाफूस या बादामी। हाफूस या बादामी। अल्फांसो का दूसरा नाम क्या है? अल्फांसो का दूसरा नाम है हाफूस या फिर बादामी। चौसा जो है सबसे स्वीटेस्ट वैरायटी मानी जाती है। आम की सबसे मीठी वैरायटी कौन सी है? चौसा। ये एक लेट मैच्योरिंग वैरायटी है, मतलब इसका जो फल होता है वो बहुत लेट से मैच्योर होता है, काफ़ी देर से इसके फल देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर इसको कहाँ पर ग्रो किया जाता है? नॉर्थ इंडिया में। चौसा काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है, काफ़ी मीठा फल होता है इसका। बैगनपल्ली जो होता है ये मोस्ट कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ आंध्र प्रदेश। बैगनपल्ली जो वैरायटी है मैंगो की, इसको ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में ग्रो किया जाता है। बॉम्बे ग्रीन अर्लीस्ट वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले तैयार होने वाली कौन सी वैरायटी है? वो है बॉम्बे ग्रीन। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। कई बार बॉम्बे ग्रीन में बॉम्बे जो है
इससे लोग सोच लेते हैं कि ये महाराष्ट्र की वैरायटी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉम्बे ग्रीन जो वैरायटी है वो नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है। बोले तो यूपी, बिहार और झारखंड वाला एरिया जो है ये अपना गंगा जमुना का कछारी मैदान वाला एरिया है, यहाँ पर बॉम्बे ग्रीन की खेती ज़्यादातर की जाती है। इसको बॉम्बे ग्रीन को अलग नाम से जानते हैं, और अलग नाम क्या है इसका? सरोली। मैंगो जो होता है बॉम्बे ग्रीन जो वैरायटी है बॉम्बे ग्रीन, इसको किस नाम से जाना जाता है? सरोली नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद है केसर। इट हैज़ गुड प्रोसेसिंग क्वालिटी। केसर जो वैरायटी है मैंगो की, इसकी प्रोसेसिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ज़्यादातर इसको गुजरात में ग्रो किया जाता है। प्रोसेसिंग क्वालिटी का मतलब क्या होता है, बात समझना। कई बार क्या होता है कि मैंगो मैच्योर होने के बाद हम लोग खाते हैं, कई बार ही इसको कच्चे आम का अचार बनाते हैं, कई बार जैम बनाते हैं, कई बार जेली बनाते हैं, कई बार पिकल बनाते हैं। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, यानी कि मैंगो में बाई प्रोडक्ट ऐड करने के लिए, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसको प्रोसेस किया जाता है और मैंगो से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। उसमें सबसे अच्छी वैरायटी मानी जाती है फूड प्रोसेसिंग के लिए जो केसर वैरायटी है, वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और ज़्यादातर कहाँ पर ग्रो करी जाती है केसर? गुजरात में ग्रो करी जाती है। इसके बाद है लंगड़ा। ये भी एक नॉर्थ इंडियन वैरायटी है। इसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं? टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है लंगड़ा का। कैसा होता है? टर्पेंटाइन टाइप का इसका फ्लेवर होता है, बिल्कुल अलग टाइप का फ्लेवर होता है। जब दशहरी जो है ये बाज़ार से ख़त्म होने के कगार पर आती है, उसी समय आपको लंगड़ा जो आम है ये देखने को मिलता है। निरंजन जो वैरायटी है ये काफ़ी एक अच्छी वैरायटी है। ऑफ सीजन बियर वैरायटी है, जिसका फ्रूट जो होता है वो अक्टूबर में देखने को मिलता है। ये ऑफ सीजन में आता है। बहुत ध्यान से याद कर लेना, निरंजन काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट वैरायटी भी है और कई बार एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये ऑफ सीजन बियर वैरायटी, यानी कि मैंगो अमूमन जो होता है वो मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में मिलता है, लेकिन अप्रैल, मई, जून के महीने में मिलता है, लेकिन ये जो निरंजन वैरायटी है ये अक्टूबर के महीने में देखने को मिलता है। लाल सिंदूरी जो वैरायटी है ये पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति रेजिस्टेंट होती है, यानी कि लाल सिंदूरी जो वैरायटी है इसमें पाउडरी मिल्ड्यू लगता नहीं है और ये काफ़ी नई वैरायटी है मैंगो की। इसके बाद है नीलम। आइडियल फॉर लॉन्ग ट्रांसपोर्ट। अगर आपको बहुत दूर तक मैंगो को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए जो नीलम वैरायटी है ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। 2 क्रॉप आर टेकन इन ए ईयर। ये भी एक साल के अंदर 2 फल दे सकती है नीलम। ये इसको कहाँ पर ग्रो कर सकते हैं? तमिलनाडु में कन्याकुमारी और मदुरई डिस्ट्रिक्ट में ग्रो करेंगे। तो ये नीलम जो वैरायटी है ये एक साल में 2 बार फल दे देगी। अगली वैरायटी है एडवर्ड। ये एंथ्रेक्नोज के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। जो एंथ्रेक्नोज एक डिजीज़ होती है, इस डिजीज़ में क्या होता है कि मैंगो की जो ऊपर की स्किन होती है ये खुरदुरी सी हो जाती है और इस पर ब्राउन ब्राउन कलर के स्पॉट हो जाते हैं। लगता है कि जैसे किसी ने इसके ऊपर लकड़ी का बुरादा चिपका दिया है। जैसे आपको एंथ्रेक्नोज जो है वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा केले में। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने लकड़ी का जो बुरादा होता है उसको किसी ने चिपका दिया हो। इस टाइप का सिम्टम इसकी पत्तियों पर देखने को मिलता है और मैंगो पर भी देखने को मिलता है। ये एंथ्रेक्नोज होता है। इसके बाद है फजली। कॉमनली ग्रो इन बिहार और वेस्ट बंगाल। ये जो फजली वैरायटी है ये लेट वैरायटी है, यानी कि मार्केट में काफ़ी लेट से ये उपलब्ध होती है। इसकी जो मैच्योरिटी होती है काफ़ी लेट होती है। ये कहाँ पर ज़्यादातर पाया जाता है? ये ज़्यादातर बिहार और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। फिर उसके बाद बेंगलोरा। ग्रोन एज तोतापरी। बेंगलोरा जो है इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है तोतापरी। साउथ इंडियन वैरायटी है। बेंगलोरा को और किस नाम से जानते हैं? इसको तोतापरी के नाम से भी जानते हैं। दशहरी सबसे अच्छी वैरायटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी उत्तर प्रदेश में ग्रो होती है और मीडियम राइपनिंग वैरायटी, यानी कि ना बहुत जल्दी पकेगी ना बहुत देर से पकेगी। ये बिल्कुल मिड सीजन में देखने को मिलती है दशहरी आम जब बाज़ार में उपलब्ध होता है तो आम सीजन का सबसे सस्ता आम बिकने लगता है, क्योंकि उस समय बहुत ढेर सारे आम उपलब्ध हो जाते हैं। एक बार इस स्लाइड को मैं फिर से जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ।
आपको आराम से याद हो जाएगा। अल्फांसो किस लिए जाना जाता है? अच्छी इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी है। जितने भी टूटी फ्रूटी बनते हैं, टॉफ़ी बनती है, ये सब चीज़ें अल्फांसो से बनाया जाता है। ज़्यादातर कहाँ ग्रो किया जाता है? इसको महाराष्ट्र में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है और इसको हाफूस या बदामी नाम से भी जाना जाता है। चौसा जो है सबसे ज़्यादा मीठी वैरायटी होती है, बहुत लेट में पकती है और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। बैगनपल्ली जो है वो आंध्र प्रदेश की बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है। बम्बे ग्रीन बम्बई में नहीं जबकि नॉर्थ इंडिया में ग्रो करी जाती है और इसको सरोली नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सरोली, बॉम्बे ग्रीन को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो है सरोली। केसर जो है ये इसकी प्रोसेसिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और गुजरात में ज़्यादातर इसको ग्रो किया जाता है। इसके साथ साथ जो लंगड़ा है, लंगड़ा भी एक अच्छी वैरायटी है जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है और इसका जो फ्लेवर होता है वो टर्पेंटाइन फ्लेवर होता है। टर्पेंटाइन फ्लेवर मैंगो की किस वैरायटी का होता है? तो याद रखिएगा, लंगड़ा का होता है। निरंजन एक ऑफ सीजन वैरायटी है, यानी कि ऑफ सीजन में ये ग्रो होता है, जब कोई फल नहीं देता तब ये फल देता है। किस महीने में? अक्टूबर के महीने में। लाल सिंदूरी वैरायटी क्या है? ये एक पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटी है मैंगो की। इसमें पाउडरी मिल्ड्यू वाली जो डिजीज़ है वो देखने को नहीं मिलती है। नीलम क्या है? अगर बहुत दूर तक हमको मैंगो को ट्रांसपोर्ट करना है तो नीलम काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है और इसको अगर कन्याकुमारी या मदुरई तमिलनाडु में अगर हम ग्रो करेंगे तो हमको 1 साल के अंदर 2 बार फल देखने को मिल जाएगा। एडवर्ड ये एंथ्रेक्नोज के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है। फजली जो है वेस्ट बंगाल और बिहार में ग्रो किया जाता है, लेट वैरायटी होती है। इसके फल बाज़ार में बहुत देर में उपलब्ध होते हैं। बेंगलोरा जो है इसको तोतापरी के नाम से जाने जाता है। साउथ इंडिया में इसको ज़्यादातर ग्रो करते हैं। दशहरी सबसे ज़्यादा यूपी बिहार में ग्रो की जाती है और मिड राइपनिंग वैरायटी होती है। इसको बार बार अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो याद हो जाएगा। एक चीज़ और याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं चीज़ों को कई बार रिवाइज़ कर रहा हूँ, कई बार बोल रहा हूँ, इस वजह से बोल रहा हूँ जिससे आपको तुरंत के तुरंत याद हो जाए। अगर आप इसको बाद में 10-15 मिनट के लिए रिवाइज़ भी कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद बात करते हैं मैंगो की कुछ ऐसी वैरायटीज़ जो कि हाइब्रिड होती हैं, जिनको 2 पौधों के क्रॉस से बनाया जाता है। बात समझना, इसमें जो आगे वाला है जैसे अल्फांसो गुड़े जनार्दन प्रसाद, तो इसमें जो अल्फांसो है यानी कि जो आगे वाली चीज़ें लिखी हैं ये क्या है? आगे वाला जो लिखा है ये फीमेल है, यानी कि मादा पौधा है। और जो ये पीछे लिखा हुआ है यानी कि दाहिने साइड में लिखा हुआ है ये मेल है, यानी कि नर पार्ट है। ठीक, अब ध्यान से समझते हैं और एक एक करके पढ़ते हैं। अर्का अनमोल, अल्फांसो गुड़े जनार्दन प्रसाद, इसको कैसे याद कर सकते हैं? AJA, अल्फांसो गुड़े जनार्दन प्रसाद। देखो मैं बताऊं मैंने किस तरीके से याद किया है। मैंने यार बहुत टेक्निक लगाई, बहुत ट्रिक लगाई, लेकिन मुझे एक DNA और एक RNA, ठीक, एक DNA और एक RNA, यही 2 वैरायटी मैं याद कर पाया था। ठीक, रत्ना नीलम गुड़े अल्फांसो और आम्रपाली दशहरी गुड़े नीलम, यही 2 वैरायटी में DNA और RNA शॉर्टकट लगा के याद कर पाया था। बाकी इसको याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जो मैंने ट्रस्टेड है, जो मैंने ट्राई कर रखा है, वो ये है कि आप इसको जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ पर एक छोटी सी चिट बना के लिख कर रख लीजिए। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ये कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15-16, अगर आप टोटल याद करेंगे तब तो 20-22 है, लेकिन अगर आप 10-12 याद कर लेते हैं जो मेन है तो आपका काम चल जाएगा। तो इसको आप बार बार अगर रटेंगे तो ही याद होगा। इसका अगर मैं शॉर्टकट बनाऊं तो आप शॉर्टकट में भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो एक चीज़ और भी याद कर लेना जो मैं अपने अनुभव से शेयर कर रहा हूँ कि शॉर्टकट में क्या होता है कि आप 2 और 4 लेक्चर 6 लेक्चर जैसे मैंने कई बार देखा है, वैसे मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हर टीचर का अपना अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, लेकिन मैंने यूट्यूब पर कुछ टीचर्स को देखा है वो हर चीज़ को याद करने की ट्रिक बनाते हैं, हर चीज़ को याद करने की ट्रिक बताते हैं। जैसे मान लो आप उनसे मैंगो अगर पढ़ेंगे तो मैंगो की जो वैरायटीज़ हैं उनको याद करने की वो ट्रिक बताएंगे। ठीक है, लेकिन क्या अगर हम इसी तरीके से 40 से 50 फल पढ़ेंगे, 40 से 50 फ्रूट क्रॉप पढ़ेंगे, अगर हम सबकी ट्रिक बना के याद करने लगें तो हम ट्रिक में ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी ट्रिक कौन से फल की थी।
इसी वजह से आप ज़्यादातर ये प्रयास करें कि जो आपको समझ के याद हो सकता है उसको समझ के याद कर लीजिए, और जो समझ के नहीं याद हो रहा है उसका सबसे अच्छा तरीका है रट के याद कर लीजिए। क्या कहते हैं, रटंति विद्या आवति नाई, आवति है तब जावति नाई। मतलब रट के जो चीज़ें याद होती हैं वो कभी भूलती नहीं हैं, और रट के जल्दी याद कम होता है। ट्रिक बनाने से अच्छा है आप इसको दूसरे तरीके से याद कर लीजिए, रट के याद कर लीजिए या समझ के याद कर लीजिए। एग्रीकल्चर में बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो समझ के याद करने वाली हैं, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, जिनको समझाया जा सकता है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर करके दिमाग में रखा जा सकता है। इसके साथ जो चीज़ें बच रही हैं रटने वाली, उसको आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे मैंगो का बोटेनिकल नेम है, इसको आप समझेंगे क्या, मैंगो के बोटेनिकल नेम में क्या समझना है, इसको आपको रटना है। थोड़ा बहुत अगर समझ सकते हैं, जैसे मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो और मैंजी थोड़ा थोड़ा देखने में एक जैसा लग रहा है और इंडिका लगा है, इससे हम याद कर सकते हैं कि मैंगो का जो ओरिजिन प्लेस है वो इंडिया है। ऐसे थोड़ा मोड़ा चीज़ें हम जान सकते हैं, बाकी हमको ज़्यादातर चीज़ें नहीं पता चलेगी, हमको रटना ही पड़ेगा। अर्का अनफोन जो है वो अल्फांसो और जनार्दन प्रसाद के क्रॉस से बनी है। ये इसके अंदर स्पॉन्जी जो टिश्यू वाली बीमारी है नहीं लगती है। इसके बाद है अर्का पुनीत, अल्फांसो गुड़े बैगनपल्ली, इसके अंदर भी स्पॉन्जी टिश्यू वाली बीमारी नहीं लगती है। इसके बाद है अर्का अरुणा, ये आम्रपाली और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है, ये भी फ्री होती है अल्फांसो स्पॉन्जी टिश्यू डिजीज से, यानी कि स्पॉन्जी टिश्यू वाली जो बीमारी होती है इसमें भी नहीं लगती है। रत्ना नीलम गुड़े अल्फांसो, ये कैसी होती है, फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू, डेवलप्ड इन महाराष्ट्र, डापोली महाराष्ट्र में इसको डेवलप किया गया है। आम्रपाली दशहरी गुड़े नीलम, ये ड्वार्फ है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। इसको डेवलप कहाँ से किया गया है, IARI से डेवलप किया गया है। आम्रपाली काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कहाँ से डेवलप किया गया है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ज़रूर याद कर लीजिए। तो आम्रपाली जो है वो IARI दिल्ली से डेवलप करी गई है। सिंधु जो है रत्नागुड़े अल्फांसो, ये पहली सीडलेस वैरायटी है पूरी दुनिया में, जिसको महाराष्ट्र में ढपोली में जो आपका कोंकण कृषि विद्यापीठ है वहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। फिर मल्लिका है, नीलम गुड़े दशहरी, ये हाईएस्ट विटामिन कंटेंट है जिसको IARI से डेवलप किया गया है। मल्लिका में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। मैंगो में सबसे ज़्यादा कौन सी वैरायटी में विटामिन ए पाया जाता है, मल्लिका में पाया जाता है। साई तोतापरी गुड़े केसर, ये नई मैंगो की एक वैरायटी है। अंबिका आम्रपाली गुड़े जनार्दन प्रसाद, ये कहाँ से है, CISH लखनऊ से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर से डेवलप किया गया है। स्किन कलर इसका क्या होता है, डार्क रेड होता है और हाई यील्डिंग वैरायटी होती है। कौन सी, अंबिका। अब ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसका जो क्रॉस है इसको रिवाइज करते हैं। अर्का अनमोल अल्फांसो गुड़े जनार्दन प्रसाद, अर्का पुनीत अल्फांसो गुड़े बैगनपल्ली, अर्का अरुणा बैगनपल्ली गुड़े अल्फांसो, रत्ना नीलम गुड़े दशहरी रत्ना नीलम गुड़े अल्फांसो, आम्रपाली दशहरी गुड़े नीलम, सिंधु रत्ना गुड़े अल्फांसो, मल्लिका नीलम गुड़े दशहरी, साई सुगंधा तोतापरी गुड़े केसर, अंबिका आम्रपाली गुड़े जनार्दन प्रसाद। इसी तरीके से मैंने इसको बार बार रट के याद किया था, आप भी बार बार रट के याद कर सकते हैं इसको। ये होता है सिम्टम देखने में स्पॉन्जी टिश्यू का। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ मैंगो वैरायटी की। नॉर्थ इंडियन वैरायटी कौन कौन सी हैं, नॉर्थ इंडियन जो वैरायटी होती हैं वो अल्टरनेट बियरर होती हैं। एक साल फल देंगी, अगले साल नहीं देंगी, फिर अगले साल देंगी, यानी कि इस साल फल दे दिया तो अगले साल फल नहीं देगी, फिर उसके अगले साल देगी, ठीक। और इसके साथ साथ सेल्फ इनकम्पेटेबल होते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन इनके अंदर नहीं हो सकता, क्रॉस पॉलिनेशन ही इसके अंदर होता है। इसके बाद है साउथ इंडियन वैरायटी, रेगुलर बियरर होती हैं और पॉली एम्ब्रॉयनिक होती हैं, यानी कि एक ही एम्ब्रॉय जो होता है वो 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो जिससे एक ही एम्ब्रॉय 3-4 पार्ट में हो जाता है। जैसे आपने एक चीज़ सुना होगा कि अमवा का कर्जा खाया है, मतलब ऐसे आपको देखने में लगेगा एक मैंगो के ऊपर एक मैंगो बिल्कुल चिपका हुआ रहता है, ठीक, उसी में एक चिपका हुआ मैंगो रहता है। वो क्यों होता है, पॉली एम्ब्रॉयनी की वजह से होता है। रेगुलर बियरिंग वैरायटी कौन कौन सी है, जो हर साल फल देती हैं, नीलम है, तोतापरी है, आम्रपाली, बेंगलोरा और मोस्ट ऑफ द हाइब्रिड। जो भी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं ये सभी रेगुलर बियरर होती हैं, यानी कि हर साल फल देती हैं, अल्टरनेट बियरर वाली समस्या नहीं होती है।
एक चीज़ और याद कर लेना कि जितने भी रेगुलर वियरिंग वैरायटी है जो हर साल फल देती हैं, वो ज़्यादातर साउथ इंडिया में ग्रो की जाती हैं, नॉर्थ इंडिया में अल्टरनेट वियरर वाली होती हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते होंगे तो आपने एक चीज़ और महसूस किया होगा कि आम का अगर आपके पास बाग है तो आप देखेंगे कि अगर आम के एक पेड़ में इस साल फल लगा है तो अगले साल उसमें फल नहीं लगेगा, फिर तीसरे साल फल लगेगा, फिर चौथे साल नहीं लगेगा, फिर 5वीं साल लगेगा। तो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर अल्टरनेट वियरर वैरायटी पाई जाती हैं और साउथ इंडिया में रेगुलर वियरर। तो रेगुलर वियरिंग वैरायटी कौन कौन सी है? नीलम, तोतापरी, आम्रपाली, बेंगलोरा, ये ज़्यादातर होती हैं। अल्टरनेट वियरर में क्या होती है? लंगड़ा, दशहरी, बॉम्बे ग्रीन और मल्लिका, ये सब वैरायटी देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफ सीजन में निरंजन, अभी मैंने आपको तुरंत ही पढ़ाया था। इसके साथ साथ मधुलिका जो है ये भी एक ऑफ सीजन वैरायटी है जिसको अक्टूबर में देखने को मिलता है इसका फल। इसके बाद है पॉली एम्ब्रॉयनिक वैरायटी जिसके अंदर एम्ब्रॉयो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। वो कौन कौन सा? ओलूर, चंद्रकरण, मालगोवा, गोवा और बेलारी, ये सब वैरायटी मैंगो की जो हैं वो पॉली एम्ब्रॉयनिक वैरायटी हैं। तो आई होप आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने इसको अच्छे से समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी सी दिक्कत लग रही है तो मैं आपको एक ज़रूर सजेस्ट करूँगा, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप इंस्टेंट हार्टिकल्चर वाली जो सीरीज़ है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। आपके जितने भी कन्फ्यूज़न हैं वो सब दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई चीज़ और थोड़ी सी समझ में कम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं अगले लेक्चर में आपका वो भी कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई चीज़ फिर से नहीं समझ में आ रही है तो आप एक बार रिवाइज़ करके भी देख सकते हैं, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।